हैसेस लॉ ऑफ, ये है इसलिए जान चैप्टर की सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी पे मिलेंगे। हैसेस लॉ खाली भी लिखा आएगा या हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सम्मेशन, कांस्टेंट हीट सम्मेशन। हो गया। कुल मिला के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही घुमा फिरा के दूसरी तरह से पेश किया गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहले लिखते हैं और फिर ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि दुनिया भर के क्वेश्चन आने हैं। एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन remains same whether reaction takes place in single step or series of steps, whether reaction takes place in single step or series of steps। इंग्लिश तो आती नहीं हमें इसलिए जरा दिक्कत ज्यादा। एक बंदे ने 1 मोल कोयला लेके पूरा का पूरा जला डाला, डेल्टा एच मान लो आया -x किलो जूल। बोलो। दूसरे बंदे ने 1 मोल कार्बन लेके पूरा नहीं जलाया, कहां पे रोक दिया सारे को, एनर्जी मान लो, ऊपर वाले को एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कह सकते हैं, नीचे वाले को एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन नहीं कह सकते क्योंकि वो जितनी सीओ बनी सारी इकट्ठी कर कर फर्दर जला दिया। अब वो सारा फिर से कुछ एनर्जी निकली, ठीक। अब उसके मन में आया कि मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके देखूं। ऐड करने पर ये देखना हाँ क्या, और डेल्टा एच -y + -z और हैसेस साहब दंग वो कितना आया। अब देखना इंग्लिश में ये लिखा था क्या, किसी रिएक्शन में निकलने वाली एनर्जी सेम होती है, चाहे तो आप उसे एक स्टेप में करा लो या उसे किश्तों में करा लो। तो यहाँ पे हमने उसे एक ही स्टेप में CO2 पे पहुंचा दिया, यहाँ हमने उसे इंस्टॉलमेंट्स में पहुंचाया, नेट चेंज सेम ही है। आ गया या नहीं। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करना है 3-4। मैथ्स में कभी बचपन में वो करे थे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ, गलत बात को सही मान के शुरू हो जाते थे और बाद में वो गलत निकलती थी, कह देते थे बुद्धू देखो हमने जो सोचा वो गलत था इसलिए ये यूं नहीं यूं। तो वो काम हम मैथ्स वाला केमिस्ट्री में करने की जा रहे हैं थोड़ी सी इसके प्रूफ में, और जो मैं प्रूफ करा रहा हूँ वो स्कूल में पेपर में नहीं आ रहा, फंडामेंटल क्लियर करने के लिए, अच्छी समझ बढ़ाने के लिए। एक बंदे ने ए से बी बनाया, ए से बी बनाया और ए से बी बनाने में उसकी क्यू एनर्जी खर्च हुई। फिर दूसरी बार उसने ए से पहले सी बनाया, उसकी एनर्जी खर्च हुई Q1, और फिर सी से बी बनाया, एनर्जी खर्च हुई Q2। तो लॉ के हिसाब से कैपिटल Q इज इक्वल टू होना चाहिए, यही तो है लॉ। लेकिन हमने क्योंकि अपना गाना बजाना है तो हमने कह दिया लेट Q इज नॉट इक्वल टू, या मैं और आसान कर दूं, लेट Q इज ग्रेटर देन, अपने आप ही हो गया नॉट इक्वल। नॉट इक्वल में एक बात आगे भी आ गई कि Q बड़ा है, Q प्लस में लिखा है माइनस में, प्लस में लिखा हुआ है लाइन के ऊपर, शुरू में -Q तो लिखा नहीं मैंने। तो इसका नाम मैंने रखा
पाथ सेकंड, और इसका नाम मैंने रखा पाथ फर्स्ट। तो आप बताओ ए से बी बनाना। चलो और कंफ्यूजन से बचते हैं, मैं बार बार बोलने में फंस रहा हूँ, आप सुनने में फंस रहे होंगे। यहाँ सी रख देते हैं और यहाँ बी रख देते हैं। क्यू जो है वो पॉजिटिव में है, Q1 जो है वो पॉजिटिव में है, Q2 जो है वो पॉजिटिव में है। तो अब आप ए से सी बनाना पसंद बनाने के लिए पाथ 1 पसंद करेंगे या पाथ 2? पाथ कौन सा पसंद करोगे? क्योंकि उसमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है, कम खर्चा हो रहा है। मान लो फिर भी किसी को पढ़ना बना रहा तो बताओ, बदल दूं? आ गया आप सब समझ? तो मैंने क्या होशियारी करी कि मैं ए से सी बनाऊं बाय पाथ 2, और फिर सी से ए बना दूं बाय रिवर्स ऑफ पाथ फर्स्ट। तो क्या होगा, स्टेटमेंट अभी लिखा दूंगा। क्या होगा, मैं एनर्जी क्रिएट कर लूंगा। कितनी? Q1 प्लस Q2 तो मैंने Q1 प्लस Q2 तो मैंने खर्च दी, और जब मैं सी से ए आऊंगा तो ए से सी जाने में एब्जॉर्ब हो रही है, तो सी से आने में कितनी, इतनी क्रिएट कर लूंगा या नहीं? और जो बहुत ही, जी मुझे तो पता ही नहीं चला आप बोल क्या रहे हो, मजबूरी में हाँ करना पड़ रहा आज। तो मान लेते हैं ये है 50 जूल, ये है 10 जूल, और ये है 30 जूल। तो ए से सी जाने में खर्चा बाय 5 सेकेंड 40 जूल, हाँ या नहीं? और सी से आने में एनर्जी वॉल माइनस, कितनी क्रिएट कर ली, कितनी क्रिएट कर ली, -10 जूल। बस मैंने ये सिस्टम अपनी कार में लगवा लिया, एक बार डाल दिए वहां ए साहब, ए को सी में बदला, कितने 40 जूल दिए, और फिर सी से कितने पैदा हुए 50 जूल। 50 जूल में से 10 जूल से कार चला ली, और 40 जूल से फिर से ए से सी बनवा लिया बाय पाथ फर्स्ट, फिर सी से ए बनाया, कितनी पैदा हुई 50 जूल। कितनी बनी, कितनी रिलीज हुई 50। 50 में से 10 से अपनी कार चला ली, 40 रख ली, फिर दोबारा ए से सी बनाने के लिए बाय, हर बार नेट 10 जूल पैदा हो जा रही होगी या नहीं? सारी जिंदगी मेरी गाड़ी बिना पेट्रोल के, बस एक बार सिस्टम लगवाना है वाला। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इसका मतलब हमारा जो सपोजिशन है, क्या सपोजिशन, कि दिस इज ग्रेटर देन, एनर्जी कंजर्व वाला कब रहेगा, जब फिर हम ना क्रिएट कर पा रहे होंगे, तो इसका मतलब इक्वल ही है। और इक्वल ही है तो कौन सा लॉ हो गया, हैसेस लॉ। हैसेस लॉ ये तो कह रहा है कि ये क्या होने चाहिए थे, ठीक है, आ गया है नहीं आ गया? तो वहां पे आपने 40-50 में नहीं लिखना, वहां पे 40-50 तो सिर्फ समझाने के लिए था, और पेपर में तो आना ही नहीं है। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, यहाँ तक का लिख लो, यहाँ तक लिखने के बाद जो मैं बोलूंगा वो 2 लाइनें 3 लाइनें वो लिख लेना। तो सर बीच में जगह मैं जो बोलूंगा उसके बाद लिखना है एनर्जी क्रिएटेड यहाँ पे है। हेडिंग बना तो दिया, प्रूफ किसका, प्रूफ किसका, प्रूफ एसएस लॉ का। यहाँ तक की फोटो बना लीजिए पूरी, उसके बाद जो मैं बोलूँ वो लिख लेना। हो गया बोलूँ? इफ सो, अगर ये है तो, इफ सो कन्वर्ट ए टू सी बाय पाथ सेकेंड, convert A to C by path second, and then C to A by reverse of path first, and then C to A by reverse of path first, और उसके बाद बोर्ड पे आ जाओ फिर से। एनर्जी क्रिएटेड इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, हाँ या नहीं, माइनस Q, विच इज अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
which is against law of conservation of energy. Thus our supposition, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख दो या अगेंस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख दो, वही था ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ब्रैकेट में लिख लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के साथ ब्रैकेट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Thus our supposition was wrong. So क्या, Q is equal to Q1 plus Q2. 2. So Q1 is equal to Q is equal to Q1 plus Q2 to justify first law. टू जस्ट ये कब होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी फॉलो हो रहा होगा. दस कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 टू जस्टिफाई फर्स्ट लॉ. हो गया. नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ हैसेस लॉ. एप्लीकेशंस ऑफ हैसेस लॉ. एप्लीकेशंस ऑफ हैसेस लॉ में पहला लिखिए, टू फाइंड enthalpy of formation of, to find delta FH of substances which cannot be synthesized, from their constituent elements. हम पीछे पढ़ चुके कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन की थर्मोकेमिकल इक्वेशन ये होगी. क्या था कि 1 मोल सब्सटेंस बनना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बेसिक डेफिनेशन किससे बनना चाहिए, फ्रॉम इट्स कांस्टेंट एलिमेंट्स. तो इसके कांस्टेंट एलिमेंट कौन है, कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में होता है, और कांस्टेंट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन जो H2 की शक्ल में मिलता है. 1 ही मोल बनना चाहिए, स्टैंडर्डाइज है डेफिनेशन में, फ्रॉम कांस्टेंट एलिमेंट. तो उसके लिए कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसका जो भी डेल्टा H होगा, डेल्टा RH होगा इस रिएक्शन का, उसको मैं डेल्टा FH ऑफ बेंजीन कह सकता हूं. तो अब तक कोई आदमी बेंजीन नहीं बना पाया है स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो फिर कैसे बन गई, फिर तो शुगर मिल में चीनी बनती है, क्या है उसका फॉर्म, गलत लिख रहा हूं मैं, ग्लूकोज. चलो शुगर मिल ही लिख लो ग्लूकोज के नाम, फिर मैं सेंटेंस बना. शुगर मिल में चीनी बनती है, उसका ये फॉर्मूला है. तो शुगर मिल वाला कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकर बैलेंसिंग करते रहेंगे, उससे ही तो बनाता होगा शुगर. हम तो बेल्ट में इसमें रहते हैं जहाँ सब तरफ शुगर मिल है, पता नहीं हमें तो सर क्यों है यहाँ इतनी शुगर मिल है, या तो यहाँ है फिर उधर महाराष्ट्र में है, फिर क्योंकि इस बेल्ट में गन्ना खूब उगता है. तो गन्ना क्यों खरीदते हैं शुगर मिल वाले, कार्बन कोयला खरीदे, हाइड्रोजन गैस खरीदे, और ऑक्सीजन तो हवा में से चुरा ही लेंगे, इससे बनाते हैं क्या शुगर. तो उसी बात का जवाब है जो कई जने आंखें फैला के, सर फिर बेंजीन कैसे बन गई, बेंजीन तो बनती नहीं होगी, समझ गए. तो इसी तरह से किसी और चीज से बेंजीन बना लेते हैं. जब हम इसी साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां देखेंगे बेंजीन कैसे बना रहे हैं बिना कार्बन हाइड्रोजन के इस्तेमाल के. तो ये तो कोई आदमी अब तक बना नहीं पाया स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स. तो इसकी डेल्टा FH, ये रिएक्शन जब कभी हुई ही नहीं तो इसका डेल्टा H तो कभी पता ही नहीं चला होगा. तो इसका मतलब साइंटिस्ट लोगों को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन की वैल्यू, लोगों को पता ही नहीं होगी. बाकायदा किताबों में सजी हुई है, वैल्यू स्टैंडर्डाइज फिक्स है, कैसे पता चली. तो हैसेस लॉ बोला मेरी वजह से पता चली. हमने कहा बोला कैसे, तो ये आपकी बुक का न्यूमेरिकल है जो मैं करा रहा हूं. उसने बोला फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो मैंने फौरन ये रिएक्शन लिख डाली, सामने डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मारा. गिवन डेट कुछ तो बताएगा. तो उसने बोला एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज दिस. तो कार्बन तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन की इक्वेशन तो यही होगी या नहीं होगी. कार्बन तो लैब में जलाया जा सकता होगा, तो इसकी डेल्टा एच उन्हें पता होगी या नहीं पता होगी, बोलो, क्योंकि ये रिएक्शन तो लैब में
हो सकती है, तो इसकी वैल्यू उन्हें पता है, वो यहाँ पे मुझे तो पता नहीं कितनी वैल्यू है वो क्वेश्चन में इसकी ए की जगह। तो इसको मैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन बोलूं, या मैं इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलूं। तो क्वेश्चन में वो चाहे तो दे दे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज -1 किलो जूल, और चाहे वो दे दे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज -1 किलो जूल। दोनों केस में ये इक्वेशन नहीं देगा, वो स्टेटमेंट बोलेगा। इक्वेशन में मैंने उसे अपना आप ट्विस्ट किया बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। आ गया। एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज -b किलो जूल, वाटर कह रहा। तो यहां -b, हाँ या नहीं। और मुझे डेफिनेशन अगर आती है तो 1 मोल वाटर बनाना है कांस्टेंट एलिमेंट से, तो ये रिएक्शन लैब में हो गई होगी या नहीं हो गई होगी। हाइड्रोजन गैस को जलाना मुश्किल काम है क्या? बताया नहीं थे गडकरी साहब, कार में बैठ के आए थे, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली, नहीं बोला था आपकी? तो उसमें हाइड्रोजन गैस जली रही होगी, उससे जो एनर्जी निकल रही होगी वो गाड़ी चलाने के काम आ रही होगी। जैसे आपकी गाड़ी में क्या जल रहा है? पेट्रोल जल रहा है, पेट्रोल वाली है, तो डीजल वाली डीजल जल रहा है, जो भी है। तीसरा बोला एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन बना नहीं पा रहे, जला तो पा रहे होंगे। दुनिया के किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम जला तो सकते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इज सी किलो जूल पर मोल। तो अब कंबशन ऑफ बेंजीन, तो मुझे अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन ये समझ में आई हुई है, तो क्या तय था वहां? जिसे जलाएं, जिसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन लें, वो 1 मोल होना चाहिए प्लस O2। कंबशन तो O2 के साथ ही होता। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करें कंप्लीट, तो हमेशा CO2 गैस और H2O लिक्विड ही बनाना है। कल के लेक्चर में कंबशन में H2O बन रहा है, तो लिक्विड स्टेट वाले स्टैंडर्डाइज बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले ट्रिक क्या? C बैलेंस करो, फिर H करो, फिर O करो। इसी सीक्वेंस से करोगे तो सेकंडों में बैलेंस हो जाएगा। 6C 6H। अब ये 6 और 3 तो हिला नहीं पाऊंगा, क्योंकि इन्हें हिलाया तो C और H गड़बड़ा जाएंगे। O कितने हो गए? 15। तो यहां क्या करूं? 15/2 क्या करूं? बोलो। जो बहादुर कह रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 2 हो जाएगा, और वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं रहेगी। और अगर कर ही देता हूं मान लो फिर भी, तो फिर मुझे इसको 2C, क्योंकि इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 1 मोल से C निकली, तो 2 मोल से 2C निकलेगी। तो ये चारा ABC की वैल्यूज उसने आपको क्वेश्चन में दी होंगी। आ गया। तो मेरी क्या टेक्निक है कि जिसका डेल्टा एच निकालना है उसे मैं बार बार बोला करूंगा टारगेट इक्वेशन, टारगेट इक्वेशन। और ये जो डाटा दिया है वो तो दिया ही है, तो मैं टारगेट इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशंस। तो मैं कैसे बच्चों की तरह चलता हूं इनिशियली, बाद में जब होशियार होता हूं डायरेक्ट भी मारने लगता हूं कि मुझे टारगेट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में 6C सॉलिड चाहिए। इन तीनों में ढूंढा कहां है भाई कार्बन सॉलिड, बोला मैं हूं लेफ्ट में चाहिए मुझे टारगेट में, तुम कहाँ हो? लेफ्ट में ही हूं, तो इसका मतलब तू ऐसे ही रहे, लेकिन मुझे 1 नहीं। तो क्या करूं? पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या बन गया? और जब 6 मोल बन रहा है तो डेल्टा H -6A हो जाएगा या नहीं? लगाऊंगा अब A/6 क्यों? 1 मोल कार्बन जलने पे A निकली, तो 6 मोल कार्बन जलने पे ज्यादा जलेगी कि निकली, कम निकलेगी? ठीक है। अब टारगेट में हाइड्रोजन कितने? 3। मेरे को हाइड्रोजन लेफ्ट में चाहिए, एरो का लेफ्ट है, तो इसमें है लेफ्ट में, लेकिन मुझे चाहिए 3, ये है 1। क्या करूं? तो 3H2 प्लस 3/2 O2। फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी होती है सही मायने में, इस क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स में फर्क पड़ेगा। एक चीज की दो फिजिकल स्टेट, तो जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम फिजिकल स्टेट वालों को। यहाँ क्या? 3H2O गैस, और ये डेल्टा H विल बी -3B पर मोल। हटा दिया देखो मैंने। अब फिर मैं टारगेट के पास गया, भाई अब कौन रहता है? C6 मिलाया, मैं रह गया हूं जी। 1 मोल C6H6 चाहिए, किधर चाहिए? लेफ्ट या राइट?
ढूंढा 3 डाटा वाली इक्वेशंस में, भाई कहाँ हो C6H6, लिक्विड भाई यहाँ हो जी, 1 मोल चाहिए 1 ही हो जी, लेकिन हमें चाहिए राइट में, तुम लेफ्ट में हो जी, क्या करूँ जी, रिएक्शन को सर उल्टा करके लिख दो जी। उल्टा कैसे करते हैं, तो 6CO2 गैस प्लस 3H2O liquid gives C6H6 liquid plus 15/2 O2 gas, और डेल्टा H will become plus C kilojoules। क्यों, ऐसे जाने में इवॉल्व हुई तो ऐसे जाने में एब्जॉर्ब होगी, ऐसे जाने में कहीं एब्जॉर्ब हुई तो ऐसे आने में इवॉल्व होगी, तो इसलिए मैंने इसको पलट के, आ रहा है क्या। फिर मैं इन तीनों से खेलने के बाद, इतना खेलने के बाद और क्या खेलूंगा मैं, और खेलने के नाम पे अब इनको हमेशा ऐड करूंगा, इनको हमेशा। अब देखो, देखो ये 6CO2 गैस, ये 6CO2 गैस कट गया क्या, ये 3H2O गैस, ये 3H2O गैस कट गया क्या, क्योंकि एक लेफ्ट में है, आ रहा है। अब इधर कौन, 6C सॉलिड, और ये मिलके कितने, ये मिलके कितने, तो 15/2 O2, और ये समझ आ गया, ये मैंने एलसीएम एलसीएम लेके क्या बचा, प्लस 3H2 गैस गिव्स, इधर क्या बचा बस, C6H6 लिक्विड। अगर आपकी टारगेट इक्वेशन नहीं बन रही है ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड करने से, तो इसका मतलब आप कुछ गलती कर चुके हैं, दोबारा चेक करो, अपने आप ही चेक हो रहा होगा साथ ही साथ कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। क्योंकि इनको ऐड किया तो इनके डेल्टा एच को भी विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइन से ऐड कर दीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइन मतलब -6 से प्लस माइनस का 3B प्लस ऑफ प्लस का C। तो ABC हमें पता थे, तो इन्हें सॉल्व करके जो कुछ भी आएगा वो 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 बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। तो इन तीनों को तो डेल्टा एच पता है, ये तो लैब में पॉसिबल है। तो क्या कह दिया कि किसी दिन अगर कोई बंदा ये रिएक्शन लैब में करा भी लेता है तो इतनी ही एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होगी, इतनी ही एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होगी। समझ गए। तो और एप्लीकेशंस भी हैं, लेकिन और सब इसी के भाई बहन है छोटे छोटे, मेन आ गया। तो जिन है, क्या आएगा, इधर मैं जल्दी जल्दी में गैस लिख गया हूं, है ना, यही कह रहे थे।